नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन होगा और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी स्कूटनी, नाम वापस लेने की। अंतिम तारीख 2 जनवरी, 3 जनवरी को आमंत्रित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। तो निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 जनवरी को मतदान होना है और 25 जनवरी को किस्मत का फैसला होगा, यानी कि मतगणना 25 जनवरी को होगी। रिजल्ट 25 जनवरी को आएगा और आरक्षण की अंतिम लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद लिस्ट आई है। हल्द्वानी और अल्मोड़ा में किया गया है बदलाव, नगर निगम में जारी। तो वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना। वहीं आरक्षण में भी बदलाव हुआ है। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर सीट सामान्य हुई है। अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर सीट ओबीसी में दी गई है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 जनवरी को मतदान होगा, 25 जनवरी को मतगणना। तो सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर फाइनल आरक्षण सूची भी जारी कर दी है। दरअसल आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां जताई जा रही थी। अब इन आपत्तियों का निस्तारण कर फाइनल आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया। वहीं 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया है। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? कह सकते हैं कि लंबे समय से जिस निकाय चुनाव का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। अंतिम सूची पर जो आपत्तियां यहाँ पर लगाई गई थी आरक्षण को लेकर, वो सभी आपत्तियों का निस्तारण कल देर शाम कर लिया गया था। और आज ये कह सकते हैं कि शहरी विकास विभाग की तरफ से जो निदेशालय को जो रिपोर्ट यहाँ पर भेजी गई थी, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आज ये कह सकते हैं शासन ने इन चुनावों को लेकर हरी झंडी देने का काम यहाँ पर किया। और शासन की तरफ से हरी झंडी मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ये कह सकते हैं कि राज्य में निकाय चुनाव की जो आचार संहिता वो भी प्रभावी रूप से लागू हो गई है। और अब कोशिश लगातार यही है कि तय समय पर यानी जो जिन तिथियों का ऐलान यहाँ पर करते हैं उन तिथियों पर चुनाव को संपन्न शांतिपूर्ण तरीके से कराने का काम यहाँ पर किया जाए। ये कह सकते हैं कि 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो नामांकन होंगे निकाय चुनाव के लिए, उसमें प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी हैं जो चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, वो अपना नामांकन यहाँ पर कर सकते हैं। मतदान 23 जनवरी को होगा और 25 जनवरी को मतगणना यहाँ पर होगी सुबह 8 बजे से। ये कह सकते हैं कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और निकाय चुनाव को लेकर जो पूरे प्रदेश में है जो निकाय वहां पर आचार संहिता लागू हो चुकी है। जी बिल्कुल, अब आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और 100 नगर निकायों में चुनाव होना है। तो चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का दावा यहाँ पर किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कह सकते हैं कि हजार संख्या में यहाँ पर राज्य कर्मचारियों की ड्यूटी इस निकाय चुनाव के लिए यहाँ पर लगाई गई है ताकि इन चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। इस बार ये कह सकते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अतिरिक्त प्रयास यहाँ पर किया गया तो यही है कि जो इस चुनाव के जो प्रत्याशी यहाँ पर होंगे उन प्रत्याशियों के खर्च का ब्यौरा रखने के लिए 2 पर्यवेक्षक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। राज्य स्तर पर भी नोडल अधिकारी नामित होंगे और जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी यहाँ पर नामित किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारण होते हैं उन कारणों को समाप्त किया जा सके, उन सभी पर त्वरित कार्रवाई यहाँ पर हो सके और जनता को भी इसके लिए लगातार जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर अभी तक की तैयारियों को देखकर ये समझा जा सकता है कि इस बार निकाय चुनाव का जो रण है उसके लिए बहुत छोटा समय यहाँ पर मिल पाया और लेकिन इस समय में भी जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का दावा किया उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर देखी जा सकती है। अब देखना यही होगा कि जो सियासी दल है वो किस रूप में अपने प्रत्याशियों का चयन यहाँ पर कर पाते हैं और उनके नामांकन कब किन तिथियों में यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी तक की निर्वाचन की जो तैयारी है
वो पूर्ण रूप से यहाँ पर देखी जा सकती है और उनका दावा है कि इस बार चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से समय रहते हुए संपन्न करा लिया जाएगा। जी बिल्कुल। अब जिस तरह महिलाओं के लिए पिंक बूथ की सुविधा की गई है, ऐसे ही वृद्धों के लिए भी आने जाने की सुविधा की गई है। फिलहाल अब ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम निर्देशन पत्र यानी जो नॉमिनेशन है वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी और ये 10 बजे से प्रतिदिन शुरू होकर और जिस दिन कार्य समाप्त होगा तब तक ये जारी रहेगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी अगर कोई कैंडिडेट वापस लेना चाह रहा है वो 2 जनवरी को 10 बजे से 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। 25 जनवरी सुबह 8 बजे से और जब तक मतगणना समाप्त नहीं होती तब तक जारी रहेगी। ये जो निर्वाचन है हमारे राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं, उसमें से 3 नगर निकाय नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है क्योंकि वहाँ स्थायी मतदाता नहीं है। 2 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, पाटी और गढ़ी नेगी। अभी उनका परिसीमन नहीं हुआ है इसलिए वहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा। उधम सिंह नगर में गढ़ी नेगी, चंपावत और 2 नगर पालिका परिषद किच्छा और नरेंद्र नगर में अभी परिसीमन पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि इनके जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार ने कुछ संशोधन किया था, तो अभी परिसीमन पूरा नहीं हुआ है, वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है, दोबारा जो उनका परिसीमन हुआ है, इसलिए इनमें भी अभी चुनाव ये जो अधिसूचना इसके अंतर्गत नहीं हो रहा है। इस प्रकार 7 निकायों में निर्वाचन नहीं होगा लेकिन कुल 100 निकायों में निर्वाचन होगा। इन 100 निकायों में नगर निगमों की संख्या 11 है, नगर पालिका परिषदों की संख्या 45 है और नगर पंचायतों की नहीं, ये कुल संख्या मैं बता रहा हूँ, 11, 45 और 48, इस प्रकार 104 निकायों में चुनाव होता है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में बीजेपी जुट गई है। जल्दी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है। 25-26 तारीख को पैनल तैयार होगा जिसके बाद प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निकाय चुनाव में जनता अपना भरोसा बीजेपी पर करने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, तो हर चीज का एक तरीका होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में पर्यवेक्षक तैनात होते हैं, पैनल तैयार होता है, कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए उनकी राय शुमारी होती है, हर जगह प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। तो संगठनात्मक तौर पर जो कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही को देखते हुए पैनल तैयार होंगे 25-26 तारीख तक और उसके बाद ही परिणाम निकल कर आएगा कि कौन हमारा सशक्त दावेदार और मैदान में उतरेगा।
और वैसे तो अभी तक सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोच के चल रहा है कि हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर कमल का फूल ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन वाली पार्टी और एकजुटता की पार्टी है, जिसका नतीजा निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव में भी जनता हमें दिखाएगी, भरोसा हम पर जताएगी। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से निकाय चुनाव में निश्चित रूप से हमें अपना आशीर्वाद देगी। देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए अपने जनसंवाद से लेकर जन समर्थन तक के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपार जन समर्थन के साथ संपन्न करने की घोषणा की है। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए नवीन जोशी ने कहा कि उन्होंने देहरादून के पूरे 1000 वार्डों का भ्रमण किया है और वहां लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उसके निस्तारण की भी बात कही है। आगे नवीन जोशी ने कहा कि उन्होंने अभी तक 350 से अधिक जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम में अंतर्गत मीटिंग की है। साथ ही साथ महामंत्री ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में लोगों का कांग्रेस के प्रति अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी की गलत नीतियों के प्रति लोगों के बीच भरपूर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। उसको लेकर आज खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए हैं 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। ये अस्थायी रूप से अध्यादेश लेके आए जो सिर्फ 3 साल तक लागू रहेगा और जब चुनाव निमट जाएगा तो ये बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, जैसे एक देहरादून के अंदर कांग्रेस का मेयर बनेगा तो हम बस्तियों को मालिकाना हक हम लोग देंगे और देहरादून के डेवलपमेंट के लिए हम सारे वर्गों से, सारे समुदायों से और जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे विचार विमर्श करके और जनसंवाद के दौरान जो समस्याएं लोगों की हमको देखने को मिली, हमारा प्रयास होगा कि हम उसको अपनी मैनिफेस्टो में हम लोग उसको लेकर आए और कांग्रेस का देहरादून के अंदर जब बोर्ड बनेगा और उन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हल करेंगे। आपत्तियों का निपटारा होने के बाद अब गेंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पाले में है। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार लहर के रूप में हम सभी निगम और पंचायतें जीतने वाले हैं। जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। देखिए, जो पहले आरक्षण की सूची जारी हुई थी, हमारा कार्यकर्ता उस आरक्षण को भी शहर से उसने स्वीकार किया कि जो हमने पर्यवेक्षक टोली भेजी उसी आरक्षण के आधार पर भेजी है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था है, संविधान की प्रक्रिया अंग है, आपत्तियां मांगी जाती हैं और जैसे मेरी जानकारी में लगभग 1000 आपत्तियां पूरे प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न माध्यमों से लगी हैं। उन आपत्तियों का निस्तारण करना भी एक उत्तरदायित्व तो आयोग का रहता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वामी श्रद्धानंद की 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित 1100 कुंडीय यज्ञ के कार्यक्रम में हरिद्वार के कांगड़ी गांव के स्थित पुराने गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे, जिसकी नींव 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने रखी थी। इस अवसर पर कार्यक्रम में भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे अपनी ओर से स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने इस पुण्य भूमि पर गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जो आज पूरे विश्व में सनातन की गंगा हरिद्वार से पूरे विश्व में बह रही है। उन्होंने कहा कि जो संस्थान सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। शोध एवं संसाधन संस्थान की हम लोग जो है यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, वहां पर यह चालू करेंगे हम लोग। इसी भूमि पर हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी ने इस बात की स्वीकृति दी है कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजियम, अंतर्राष्ट्रीय गंगा संग्रहालय यहाँ पर बनेगा। इसी के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि हमारी जितनी भूमियां 1200 बीघे की जमीन थी, कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, इधर उधर चली गई, को गंगा में बह गई। इसकी पूरी माप तोल करवाएंगे और यहाँ पर हमको एक झूला पुल, ताकि यहाँ पर जो है ये तीर्थों का तीर्थ है, यहाँ पर हमारे लोग हैं। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर जो पेड़ का एक पेड़ लगाए, एक माँ एक पेड़, गंगा माँ के नाम पेड़ लगाए यहाँ पर हम लगा रहे हैं और ये बहुत ही इस पवित्र भूमि आगे ऐसे करती रहे, लोगों को प्रेरणा देती रहे। पुणे आप सभी का आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री CR पाटिल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र रावत जी, विवेक ओबराय जी, उनको बोलने का मौका मिलेगा अभी आपको। हाँ, उनको सबको मौका मिलेगा। ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ और उन्होंने यहाँ गुरुकुल कांगड़ी जैसे एक शिक्षा के इतने बड़े संस्थान की नींव रखी। निश्चित रूप से आज उनकी प्रेरणा से ये संस्थान पूरे विश्व में आज शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है और पूरे हरिद्वार से ये गंगा निकलकर शिक्षा की आज पूरे विश्व को लाभ दे रही है, पूरे विश्व को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक बार फिर से मैं आज जो विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहाँ पर शिक्षकगण हैं, हमारे प्रबंध समिति है, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों को और आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास उनके चल रहे हैं, उन प्रयास जो मेरे लायक सेवा होगी, स्वामी श्रद्धानंद जी के इतने कमाल की जो हिस्ट्री रही है, इस तपोभूमि की जो हिस्ट्री रही है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस तपोभूमि का पूरे देश के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम फालतू के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे टेक्स्ट एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बातें बाहर निकल के आए तो कितना अच्छा लगेगा। आज आप और हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम जनरल डायर के बारे में पढ़ते हैं जिसने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, लेकिन कहीं हमारी किताबों में स्वामी श्रद्धानंद जी का मेंशन क्यों नहीं है? उनके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, जिन्होंने जनरल डायर के इस मैसेकर के बाद में, जलियांवाला बाग के कांड के बाद में, यहाँ पर जब मैं कल फोटो देख रहा था कि भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे वो यहाँ उनके साथ, उनके नेतृत्व में यही फाइट कर रहे थे कि कैसे इसका रिस्पॉन्स किया जाए। तो इतने हिस्टोरिकल पार्ट के रहे वो। भगत सिंह जी यहाँ रहे, मेरे दादाजी खुद भगत सिंह जी के से बहुत प्रभावित थे, उनके साथ में फ्रीडम फाइटर रहे, आर्य समाजी रहे। हमारे घर में आज भी आर्य समाज की परंपराएं, प्रथाएं चलती हैं, आज भी हवन चलता है, हफ्ते में एक बार हम करते हैं। तो ये सब चीजों का जो प्रभाव रहा है श्रद्धानंद जी स्वामी का, इसको किस तरह से पूरे विश्व में बात को पहुंचाएं, ये पर्यटन के तरफ से भी बहुत अच्छा एंगल होगा। लोग आएंगे यहाँ पे, गंगा म्यूजियम जो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो सुनकर बहुत खुशी हुई। जो सदानंद जी ने एक बहुत अच्छा गुरुकुल की स्थापना यहाँ 1902 में की थी और आज तक यहाँ पर जितने अलग अलग विद्यार्थियों ने ज्ञान प्राप्त करके देश के लिए और दुनिया के लिए भी उन्होंने जो काम किया है, अलग अलग महत्व के स्थान तक वो वहाँ पर पहुँच पाए। गुरुकुल का और गुरुकुल की शिक्षा का एक अंधेरा महत्व होता है और व्यक्ति विशेष वो बनाते हैं, जो व्यक्ति विशेष वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो अच्छा करने की ताकत रखता है, जो कभी वो नीति पर चलता है, अनीति पर नहीं जाता है, इसी के कारण वो कोई समस्या पैदा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति विशेष निर्माण करने का काम गुरुकुल करते रहेंगे। मुझे विश्वास है इसे गुरुकुल के एक ज्ञान देने का सिस्टम से बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। वहीं सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सागर गौरव दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की। इस अवसर पर राज्य के विकास, आपसी सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। दोनों राज्यों के बीच साझेदारी को नई दिशा देने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। यह सहयोग हमारे साझा विकास और समृद्धि के लिए अहम साबित होगा।
मसूरी में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी लोगों को हिमालय को बचाए जाने को लेकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन हिमालय से बर्फ खत्म होती जा रही है और अगर हिमालय से बर्फ खत्म हुई तो ना तो गंगा बचेगी और ना ही यमुना और ना ही टिहरी झील। उन्होंने कहा कि टिहरी पर्यटन की दृष्टि से तभी विकसित होगा जब टिहरी बांध में पानी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश विदेश वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 1 दशक के बाद हिमालय पर जरा भी बर्फ नहीं रहेगी, इसलिए सबको मिलजुल कर सहयोग देने की जरूरत है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी टिहरी तभी बनेगा जब वहाँ टिहरी बांध में पानी रहेगा। तो कुछ लोग देश विदेश से कुछ लोग आए हुए थे। अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 1 आध दशक के बाद हिमालय पर 1 बूंद बर्फ नहीं रहेगी। आप इस समय चले जाइए बंदरपूंछ पे 1 बूंद बर्फ नहीं है ना, थोड़ा भी, और वहीं से गंगा और यमुना निकलती हैं। तो उससे तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो उनसे कुछ चर्चा कर रहा था मैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ा सा विचार विमर्श करूं। मेरी कोशिश है कि हम टिहरी को मेडिकल डेस्टिनेशन, टूरिज्म का डेस्टिनेशन और उसके साथ में हम एजुकेशन का हब बना सके। तो वो लोग एआई की एक बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ, जिससे कि हमारे बच्चे बेरोज़गार न रहें, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। दूसरा मैंने कहा परिसीमन के बारे में भी हमको अभी से थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए। जब 2004 में परिसीमन हुआ तो मैंने पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक में गया। तो इस समय भी उसकी आवश्यकता है। और मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से इस बारे में चर्चा की थी, हिमालय और जो गंगा का विषय है और साथ में जो परिसीमन का विषय है। कि मैंने मांग भी की है, पहले भी की थी जब मैं एक पार्टी का अध्यक्ष था, कि हमारे कम से कम 101 विधानसभा होनी चाहिए और वो ज़्यादा करके पर्वतीय क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। पहले तो 13 नहीं तो 11 लोकसभा सीट होनी चाहिए और 5 कम से कम राज्यसभा की सीटें होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।